शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम ने किस तरह से मुगलों के अभी तक नहीं जीते हुए इलाकों को जीता, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। इनका जन्म हुआ है लाहौर में 5 जनवरी 1995 में, सॉरी 1592 में। लाहौर में पैदा हुए। इनका असली नाम था शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। इनकी माता थी जगत गोसाई। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इनका एक नाम जोधाबाई भी था। क्योंकि जोधपुर की थी इसलिए इनका नाम पड़ गया जोधाबाई। शाहजहां की उपाधि मैंने पिछली क्लास में बताया था। कब मिली शाहजहां की उपाधि खुर्रम को? दक्षिण विजय के बाद। इनका राज्याभिषेक हुआ है 4 फरवरी 1628 को। पहले शिक्षक थे इनके मुल्ला कासिम बेग तबरीजी। और दूसरे शिक्षक थे हकीम अली गिलानी। सबसे ज्यादा ये हकीम अली गिलानी से प्रभावित था। और भी शिक्षक थे, जैसे एक थे शेख सूफी। एक शिक्षक थे शेख अबुल खैर। और इन्होंने बेइंतहा शादियां की, गली गली घूम के। लेकिन जो सबसे हाई प्रोफाइल शादी थी वो नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी, जिस शादी के बाद नूरजहां से इनकी तकरार शुरू हुई। अर्जुमंद बानो बेगम। इसे मुमताज महल के नाम से जाना गया है। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शादी थी, जिनके कब्र को ताजमहल कहते हैं आज के टाइम में। सफवी, सफवी यानी ईरान। ईरान में सफाविद डायनेस्टी है। उसकी राजकुमारी थी
वहां के राजा थे मुजफ्फर हुसैन सफवी की बेटी सफीना। लेकिन ये लगता है कि शादी के बाद ही इनका अलगाव हो गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना की पौत्री थी। अब्दुल रहीम खाने खाना के बेटे शाहनवाज खान थे और शाहनवाज खान की बेटी से, उसका नाम क्या है मिलता नहीं। खाने खाना की पौत्री से इनकी शादी हुई। सर्वाधिक उल्लेखनीय सैन्य अभियानों में दो सैन्य अभियान थे इनके, एक मेवाड़ का और दूसरा अहमदनगर का, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। जहांगीर शाहजहां को नहीं पसंद करता था शुरुआत में, और उसको उसने उपाधि दी थी बेदौलत। शाहजहां हिंदू माता की संतान था, लेकिन इसकी कोई भी पत्नी हिंदू नहीं है। और शाहजहां ने अपने दोनों बेटों दारा और औरंगजेब को जहांगीर के पास गिरवी के तौर पे, जमानत के तौर पे रखा था। क्यों रखा था आपको पता ही होगा। क्यों रखा था। और इसी घटना के बाद अपने पुत्रों की निगाह से, खासकर औरंगजेब की निगाह से ये गिर गया। शाहजहां का पालन पोषण किया है रुकैया बेगम ने। और रुकैया ने ही इसको तुर्की सिखाई थी। लेकिन ये खुद को कहता है कि ये इस्लाम का रक्षक गाजी। इसने एक नई परंपरा स्थापित की, अपने बेटों को हर महीने 500 रुपए वेतन इसने फिक्स कर दिया था। ये सैलरी इनके बेटों को तब तक मिलती रहेगी जब तक ये मनसबदार नहीं बन जाते। और ये जो खड़े हैं ये असफ खान है, इनके ससुर। और ये जो बैठे हैं ये है मीर जुमला। इनकी शक्ल पे जाने की जरूरत नहीं है, कि जैसे दिख रहे हैं वैसे कमीने नहीं थे ये। इनकी प्रसिद्धि इस कारण से है कि इन्होंने शाहजहां को कोहिनूर दिया था। और इस कोहिनूर को इन्होंने मयूर सिंहासन में लगाया। गुरु हरगोविंद सिंह जी और शाहजहां के बीच लड़ाई हुई करतारपुर में। तो पहली बार सिख गुरु और मुगल बादशाह, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। शाहजहां के माथे पे एक कलंक ये भी है कि इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, और इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानी कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई थी। अकबर के द्वारा जो इलाही संवत शुरू किया गया, इसकी जगह पे इन्होंने हिजरी संवत शुरू किया। तो ये सब कुछ
इनके एटीट्यूड देखे जा सकते हैं जो कट्टरता की दिशा में। कश्मीर में इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के विवाह पर रोक लगा दी, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ है। और ये भी रूल बनाया कि जो लोग किसी भी युद्ध में बंदी बनते हैं, अगर वो मुसलमान बन जाए तो उनकी सजा या तो कम कर दी जाएगी या तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। 1633 ईस्वी में इन्होंने एक निर्णय लिया कि मुगल काल में नए मंदिर अब नहीं बनेंगे और हिंदुओं को भी सजदा सजदा यानी जो साष्टांग दंडवत होता है, ऐसे करते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। पगड़ी पर बादशाह का चित्र लगाने पर रोक लगा दिया। 1636 ईस्वी से इन्होंने सिजदा और पाबोस को पूरी तरह खत्म किया और एक नया चहार तस्लीम शुरू किया। 4 बार बादशाह को ऐसे 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 करना, चहार तस्लीम। और इनकी उपाधियां बताती हैं कि ये कट्टरवाद की तरफ झुक चुके थे, जैसे इस्लाम का रक्षक। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, इस्लाम का रक्षक होता है मुजाहिद। और खुद को इन्होंने कहा शरीयत का स्तंभ। एल्फिंस्टन एक हिस्टोरियन हुए थे। इन्होंने लिखा है कि शाहजहां से प्रतापी सम्राट कभी नहीं हुआ। बाबोस प्रथा इनके समय में नहीं थी, ये बलबन के समय में थी। लेकिन एक और हिस्टोरियन हुए हैं स्मिथ। ये लिखते हैं कि शाहजहां एक फ्लॉप फेल सम्राट है। ये मनुष्य और शासक दोनों के रूप में असफल है। जदुनाथ सरकार के बारे में आपने सुना होगा। यदुनाथ सरकार ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि मुगलों के पतन के बीज शाहजहां ने ही रोके। ट्रेवेर्नियर के बारे में भी सुना होगा। ये कहता है कि शाहजहां को ये लगता था कि सारे प्रजा मेरे बच्चे हैं, जैसे अपने बच्चों पर शासन करता था ना, उसी तरह से प्रजा पे भी शासन करता था, पिता बन के। बर्नियर ने, यही कारण है कि इसके दोनों बेटों में ना, दोनों बेटे, दो, एक साउथ पोल निकला, एक नॉर्थ पोल निकला। बेटियां भी इनकी एक साउथ पोल निकली, एक नॉर्थ पोल निकली। दारा सिको इनके सेकुलर चरित्र का रिप्रेजेंट करता है। औरंगजेब इनके कट्टर चरित्र को रिप्रेजेंट करता है। दारा सिको के साथ जहां आरा, औरंगजेब के साथ रोशन आरा।
और वो भीषण लड़ाई हुई कि पहली बार मुगल इतिहास में ऐसा वाकया होता है कि बर्नियर लिखता है इस चीज को कि औरंगजेब ने जब दारा सिकों को पराजित कर दिया तो इसको अपमानित करने के लिए नंगा करके दिल्ली में इसका जुलूस निकाला गया था। नंगा। बर्नियर बेसिकली जहान आरा का डॉक्टर था, इसलिए इसको इतना डिटेल पता था। और अपने बाप शाहजहां को तो औरंगजेब ने जेल में ही डाल दिया था। शाहजहां को इतना परेशान किया इसने कि शाहजहां ने एक लेटर लिखवाया, लेटर लिख करके औरंगजेब से पानी मांगा था। और शाहजहां को बंदी बनाने के बाद कभी भी औरंगजेब उसको मिलने नहीं गया। यहां तक कि शाहजहां की जब मौत हुई तो हिजड़ों ने उसके जनाजे को कंधा किया था। तो ये शाहजहां के द्वारा ही दिए गए संस्कार थे। ये शाहजहां भाई साहब भी अपनी जिंदगी में यही काम करके बैठे थे। आपको याद होगा कि कैसे अपने भाई खुर्रम को इन्होंने, खुसरो को ये शिकार के बहाने दक्षिण भारत ले गए और वहीं टपका दिया। तो कहते हैं ना कि अपना बोया खुद ही काटना होता है। और जिस गद्दी के लिए किया उसी गद्दी के लिए इनके बेटे ने इनको तड़पाया। किसानों के प्रति भी बड़े ही सहिष्णु नहीं थे ये, इनको बस पैसे से मतलब है। हालांकि इक्के दुक्के इनके चैरिटी के काम मिलते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इनके काल से लगान की एक नई प्रथा शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं इजारेदारी। इजारेदारी यानी लगान को देने की, ठेके की प्रथा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कहेंगे इसको, लगान वसूलने के लिए ठेका देना गुंडों को। और सल्तनत के सारी जमीन को 8 भाग किया और इसमें से 7 भाग की जमीन इजारे पर बांट दी। तो ये तो कुछ ऐसी खास बातें हैं शाहजहां के बारे में जो इसके चरित्र को बयान करती है। यस, गिवन टू हाईएस्ट बिडर। तो यहां तक बात समझ में आई। अब हम शुरू करते हैं मेन कोर्स। अभी तो ये स्टार्टर था। ये सब जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जहांगीर के मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध नहीं हुआ। जहांगीर के कितने बेटे थे? 5 बेटे थे। कौन कौन?
खुसरो, जिसका दुखद अंत हुआ हम वाकिफ हैं। परवेज, खुर्रम, शहरयार, और जहांदार। इनमें से तीन, खुसरो, परवेज और खुर्रम, जहांगीर के जीवन काल में ही मर गए। शहरयार, सॉरी, खुर्रम ने नहीं, जहांदार, ये जहांगीर के जीवन काल में ही मर गए। और शहरयार और खुर्रम के उत्तराधिकार की जो लड़ाई चली, नूरजहां, जुंटा गुट, और किस तरह से महावत खां ने कैद किया, जहांगीर को किडनैप किया, सब हम पढ़ चुके हैं। स्थिति ये थी कि फाइनली क्या हुआ, नूरजहां ने शहरयार की ताजपोशी कर दी लाहौर में, और उस समय खुर्रम था दक्षिण में, दक्षिण भारत में। तो आसफ खान ने खुर्रम के बेटे दावर बख्श को सम्राट बना दिया। अब खुर्रम आगरा लौटा तो खुर्रम के ही बेटे दावर बख्श की हत्या कर दी आसफ खान ने। इसलिए दावर खां को कहा जाता है, दावर बख्श को कहा जाता है बलि का बकरा। हत्या इसलिए की कि एक बार जब सम्राट बना दिया तो फिर वही कहानी ने शुरू हो जाए जो खुसरो और जहांगीर के बीच में हुई थी। दावर बख्श को हटा देगा कुर्सी से, दावर बख्श विद्रोह करेगा और जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा खुर्रम और दावर बख्श को। तो ये महान पुरुष जो आसफ खान है, उनकी फोटो ये है। ये कुर्सी का खेल है, न बाप बाप है, न बेटा बेटा है, न भाई भाई है। अपनी फ्रॉक में ढाल को लटका करके चलते हैं ताकि पीछे से कोई भाला घोंपे तो बच जाए। इन्हीं के रहमो करम से शाहजहां ने गद्दी हासिल की। शाहजहां गद्दी पे बैठा और उसने उपाधि धारण की अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब की रानी शानी। ये मुमताज के साथ चांदनी रात का लुत्फ लेते हुए शाहजहां, और इनकी उपाधि है ये अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब की रानी शानी। शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है। शाहजहां का मूल नाम शिहाबुद्दीन था। शाहजहां के कुल 5 भाई थे।
नूरजहां शाहजहां को बादशाह बनाना चाहते थे और नूरजहां के अंतिम दिन लाहौर में व्यतीत हुए। शाहजहां के कुल भाई 5 भाई नहीं, इसका मतलब ये होगा शाहजहां कुल 5 भाई था, इंक्लूडिंग शाहजहां। इसका अर्थ ये लिया जाए। अब ये मैं बता रहा हूँ, नूरजहां शहरयार को बादशाह बनाना चाहते थे। अब आसफ खां का चूंकि इतना कंट्रीब्यूशन था, तो शाहजहां ने आसफ खां को 7,000 का मनसब दिया और अपना वजीर बना दिया, और नूरजहां को 2 लाख का वार्षिक पेंशन दे दिया और लाहौर भेज दिया, जहां 1645 ईस्वी में नूरजहां की मौत हो गई और उसका शव जहांगीर के साथ ही दफन है। ये नूरजहां और जहांगीर की कब्र है लाहौर में। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एपिसोड है शाहजहां के जीवन का, वो है शाहजहां के काल में बहुत सारे विद्रोह हुए और अंतिम विद्रोह इनके बेटों ने किया, उसको जानना। समझ में तो आ रहा है सभी को ना? गुड। पहला विद्रोह हम देखते हैं दक्कन में हुआ, जिसे कहते हैं खान ए जहां लोदी का विद्रोह। ये मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार क्या होता है, ये पूछ रही हो? गार्गी। मनसबदारी व्यवस्था में जात होता है पदानुक्रम, जात होता है रैंक। आज भी रैंक होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। सवार होता है कितनी घुड़सवार वह
रैंक होल्डर अपने अधीन रखेगा। कितने घुड़सवार? उदाहरण के लिए अगर एक मनसबदार है, उसको 1000 जात और 1000 सवार, ये दिया गया है। तो 1000 जात का मतलब ये है कि वो जात जितना ज्यादा अमाउंट होगा, 10,000, 5,000, 1,000, वो उस सैलरी स्केल में आता है। जैसे अभी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपका बेसिक पे बताता है ना, बेसिक पे आपका ये 5,600, 9,800, इस तरह से बेसिक पे ये होगा। उससे बहुत सारे भत्ते वत्ते जोड़ के वो 50-60,000, 70,000 रुपये पहुंच जाता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लगभग 7th पे के अकॉर्डिंग 90,000 पहुंच जाती है, 89,000। तो जात इसी को कहते हैं। ये बेसिक पे है 1,000। सवार है 1,000, घोड़े रखने पड़ेंगे उसको। घोड़े सिर्फ घोड़े नहीं रखने पड़ेंगे, 1,000 घोड़ा रखना पड़ेगा। इसका खर्च इसको जोड़ के दिया जाएगा। और 1,000 घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ाई करने वाला 1,000 सैनिक भी रखना पड़ेगा। सैनिक का वेतन भी मनसबदार को दिया जाएगा, वो सैनिकों में फर्दर बांटेगा। और घोड़े का भी खर्च आएगा और सैनिक का भी खर्च आएगा। सैनिक रहेगा वो भी भोजन तो करेगा, कहीं निवास तो करेगा, उसकी ट्रेनिंग होगी। घोड़े की भी ट्रेनिंग होती है, घोड़े का भी राशन होता है, खुराक होती है, घोड़ा खाता है, दाग और चेहरा होता है, बहुत घोड़े को दागा जाता है। तो घोड़ा सैनिक प्लस, सैनिक खाली हाथ से थोड़ी लड़ेगा युद्ध क्षेत्र में, थप्पड़ मार के थोड़ी ना आएगा दुश्मन सेना। इसको बाकायदा भाला, तलवार, तीर, धनुष, ये सब अपरेटिस भी चाहिए, तो हथियार भी चाहिए। तो ये हो गया हथियार। हथियार भी टूटेंगे फूटेंगे, नए खरीदने पड़ेंगे। हर युद्ध में हथियार ध्वस्त हो जाते होंगे। तो इसके साथ साथ इनको भत्ते भी चाहिए, ताकि ये अपना हथियार हथियार मेंटेन कर सकें। ये सारा जो खर्च आएगा 1,000 घुड़सवारों का, ये हो सकता है 40,000 आए। कहने को तो 1,000 सवार हैं, लेकिन ये सारा खर्च हो सकता है 40,000 आएगा, हो सकता है 50,000 आएगा, हो सकता है 30,000 आएगा। वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। अब 1,000 रुपया इसकी बेसिक सैलरी है, और 50,000 मान लो सवार का खर्च है, तो इसको 51,000 रुपया शाही खजाने से मिलेगा अपने परफॉर्मेंस के लिए। अगर ये जागीरदार है, यानी इसको वेतन के रूप में जमीन दी गई है, और उस जमीन से मान लो 1,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, तो 51,000 तो अपने पास रख लेगा, और 49,000 रुपए बैतुल माल में जमा कर देगा। बैतुल माल यानी शाही खजाना। इसमें भी बहुत झोल होते हैं। कभी कभी तो जागीरदार की जागीर में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, बारिश नहीं हुई, बहुत सारी चीजें, तो उसको वेतन भी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता था। तो बाद में हम आगे चल करके देखते हैं कि जागीरों का भी क्लासिफिकेशन कर दिया शाहजहां ने, शी माहा, शीश माहा, कि जहां पे जागीरों की आय का इतने परसेंट आधा मिलता है शी माहा, जहां 1/4 मिलता है शीश माहा। कुछ जागीर तो परमानेंटली ही वो परफॉर्मिंग नहीं थे। आगे चल करके हम ये भी देख, अच्छा इसमें एक क्लॉज था कि जात से सवार आगे नहीं, मतलब ऊपर नहीं हो सकता। जात अगर 1,000 है तो सवार 1,000 उसके नीचे ही रहेगा। सवार 1,000 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस पे कैपिंग कर दी गई थी।
कैद इसलिए कर दी गई थी कि सवार का मतलब सिर्फ सवार ही नहीं होता, सवार का मतलब पावर होता है। अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप मनसबदार हैं और जात आपकी 1,000 है और सवार रख लिए 10 लाख, 10 लाख की सेना जुटा ली और बादशाह पे ही चढ़ बैठे, बादशाह को ही हरा करके खुद बन गए बादशाह। तो इस पे रिस्ट्रिक्शन था कि जात जितनी होगी उससे कम ही सवार रखना है। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी आ जाती थी, इस ये तो रिस्ट्रिक्शन था ही कि जात से ज्यादा सवार नहीं। कभी कभी कुछ बड़े ही क्लोज लोग होते थे जिनको अचानक से मान लो अब्दुल रहीम खाने खाना है, गुजरात के अभियान पे भेज दिया, साउथ के अभियान पे भेज दिया। अब उनकी जात है 7,000, तो सवार भी 7,000 रखना है, 7,000 से ज्यादा सवार नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, क्योंकि लाखों की सेना उनके साथ भेजनी है, वो सेनापति ही। तो क्या उनका पोस्ट बढ़ाया जाए, क्या पोस्ट बढ़ाने का, रैंक बढ़ाने का मतलब सैलरी भी बढ़ाओ, सुविधाएं भी बढ़ाओ, सारी चीजें बढ़ाओ। तो इस स्थिति से बचने के लिए मुगल बादशाह ने क्या किया, एक नया सिस्टम लागू किया, 2 अस्पा सी अस्पा। यानी सवार अगर 1,000 है तो 2 अस्पा के तहत इसको 1,500 तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 500 और इसमें ऐड किया जा सकता है बिना जात को बढ़ाए। यानी घोड़ा 2 ही रहेगा, फिफ्टी परसेंट इसको बढ़ा दिया जाएगा। सवार जात को नहीं बढ़ाएंगे, जात वही रहेगा। और छोटे छोटे बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गए। 2 अस्पा को इस सेंस में भी कहीं कहीं पढ़ने में आता है कि घोड़ा 2 रहेगा लेकिन उसको खुराकी मिलेगी 3 घोड़े की। मतलब पैसा ज्यादा दिया जाएगा, यानी 2 घोड़े को हम 3 घोड़ा गिनेंगे, यानी 1,000 घोड़े को हम 1,500 घोड़ा गिनेंगे। 1,000 घोड़ा रहेगा लेकिन उनको खुराकी 500 की ज्यादा मिलेगी, खर्च 500 ज्यादा मिलेगा। एक ये भी सेंस बनता है, एक दूसरा भी सेंस जो इसके पहले बताया वो भी बनता है। एग्जैक्टली क्या है ये बड़ा डिबेटेबल इशू है, बड़ा डिबेटेबल इशू। ये मोटा मोटी अनुमान है कि ऐसा रहा होगा। और इतिहास ये सारा अनुमान पे ही आधारित है। मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन एक कॉमन कंसेंसस इस बात पे बन पाया है जो मैंने आपको अभी बताया। बट नथिंग इज 100% करेक्ट एंड 100% फुल प्रूफ, एंड राजा हरिश्चंद्र का सत्य कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटी ये आइडिया जात और सवार का है। इस सिस्टम को कहते हैं मनसबदारी। मनसब का मतलब ये होता है रैंक, और जिस मनसबदार को लैंड दिया जाता है इन ल्यू ऑफ सैलरी उसे कहते हैं जागीरदार। वो है तो मनसबदार लेकिन वो लैंड दे दिया जाता है कि आप इससे एक्सट्रैक्ट करो अपनी अपने खर्चे को। ही इज दैट पर्टिकुलर मनसबदार इज कॉल्ड जागीरदार, एंड डायरेक्ट पेड फ्रॉम बैतुल माल मनसबदार इज कॉल्ड मनसबदार। समझ गए? हाँ, मसरूद जागीर ये शुरू किया औरंगजेब ने। वो हम जब मनसबदार का एक अलग ही चैप्टर बताएंगे, तो जात और सवार के कॉन्टेक्स्ट में बता दिया आपको। मनसबदारी जब व्यवस्था में आपको पढ़ाएंगे उसमें सारी टेक्निकलिटीज को
हम आपको बताएं। हाँ, यही सब है। हाँ पूजा मैंने ली है, आप यूट्यूब क्लास देख सकते हैं, मुगल संस्कृत पे मेरी पूरी की पूरी क्लास है। खाने जहां लोदी का विद्रोह होता है 1628 से 31। डेट बता रहा हूँ। ये विद्रोह क्यों हुआ? दक्कन में इनको सूबेदार बनाया गया। और अहमदनगर मैंने आपको बताया, इसके पहले ही शाहजहां ने जीता था, जिसके जीत की के उपलक्ष्य में ही इसको शाहजहां की उपाधि मिली थी। तो दक्कन और अहमदनगर ये दोनों मिल गए, सुर में सुर मिला लिया। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब इन दोनों ने मिला लिया, कहा कि हम इकट्ठे बन जाएंगे, एक राज्य क्यों ना बन जाए। ये बात शाहजहां को पता चली और उसने धड़ाधड़ खाने जहां लोदी पे अटैक मारा। 3 साल तक युद्ध चला ये। एक जगह खाने जहां हारता, भागता, फिर विद्रोह करता, फिर हारता, अल्टीमेटली इसको मारना पड़ा। तो एक तो ये विद्रोह। दूसरा एक एपिसोड आता है वीर सिंह बुंदेला, जहांगीर के तो बड़े प्रिय थे, और जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के बेटे के बेटे विक्रमजीत को बड़ा ही महत्वपूर्ण पद दे दिया था। उसके पीछे ये भी कारण था कि उसके पिता को मारा था वीर सिंह बुंदेला ने, अबुल फजल की हत्या की थी। तो वह जो एहसान था उसका भी कर्ज उतारना था। ये घटना है 1628 की। तो विक्रमजीत ने खूब घोटाला मारा, क्योंकि जब किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करोगे। शाहजहां को पता चला, शाहजहां ने विक्रमजीत के गबन के जांच के आदेश दे दिए। विक्रमजीत को कहा कि भूल गए, मेरे पापा का एहसान भूल गए। इनके बाप जो आज गद्दी पे बैठे थे वो मेरे बाबा जी की देन थी। मेरी जांच करेंगे, इतनी हिमाकत। अरे जो गद्दी पे बिठा सकता है उसको गद्दी से उतार भी सकता है। जहां तो 2 पैग लगा लेते वहीं लगते डायलॉग मारने। शाहजहां ने दौड़ा लिया। जुझार सिंह के बेटे की पौत्र है ये ना। भीषण लड़ाई नहीं, विक्रमजीत को पकड़ा गया और विक्रमजीत घातक के शनि देवल की तरह, ये मजदूर का हाथ है कातिया। तो क्या समझता है, तो कहे भौंको तो मैं भौंकू,
तू कहे काटे तो मैं काटूं। ये लोहे का आकार बदल देता है। मतलब जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ निरंतर बोलता गया। शाहजहां के सर में दर्द हो गया, कहा पड़ा पर प्रॉब्लम है तो चुप ही नहीं हो रहा। सटप सटप बोलते हुए उसकी जीभ लड़खड़ा गई। कहा ऐसा करो, इसका सर काट लो। 1628 में इन्होंने विद्रोह किया था और 1635 में अंतिम विकल्प के रूप में विक्रमजीत का सर काट लिया। यहीं से बुंदेलों से मुगलों की दुश्मनी शुरू होती है। तीसरा विद्रोह है पुर्तगालियों का। सोलह इकतीस से 32 ईस्वी के बीच। अब इन्होंने हुगली में अपनी बस्ती बना ली थी और एक समुद्री बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र बना लिया था। मुगलों को ये टैक्स के रूप में 10,000 टन का दे देते थे और सारे नमक के व्यापार पे एकाधिकार कर लिया था। भारतीय अलग परेशान थे, उन नमक के व्यापारी भारतीय। भारतीयों ने इनको रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि हमें भी नमक दे दो। ये कहते ईसाई बन जाओ तो हम दे देंगे। अत्याचार करने लगे। इनके जहाज के सामने समंदर में कोई जहाज उतर नहीं सकता था, तुरंत उसको लूट लेते थे। खुलेआम भारतीयों का अपहरण करते। हद तो तब हो गई कि रानी मुमताज महल की 2 नौकरानियां थी, उनका भी इन्होंने किडनैप कर लिया, बिना जाने कि ये कौन है। रानी की नौकरानी बड़ी सयानी। नौकरानियों ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, 2 दिन में तुम्हारे बारे में न्यारे हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने कहा कि ये ब्लैक इंडियन फालतू बात करता है, ब्लडी सर्वेंट शराब। अब 2 दिन तक तो मुमताज महल को गर्म पानी नहीं मिला नहाने के लिए। नौकरानी पानी गर्म, उसमें गीजर थोड़ी ना था उस जमाने में, गर्म करने वाली आई ही नहीं, चूल्हा जलाई ही नहीं। दूसरे दिन जुकाम हो गया। शाहजहां ने कहा बेगम रो क्यों रही हो। कहा रो नहीं रही हूं, हल्का सा जुकाम हो गया है। मेरी बेगम को जुकाम। तुरंत ऑर्डर किया गया कि जुकाम के कारणों का पता लगाया जाए। एक कमेटी गठित की गई। हाई कमान को ऑर्डर दिया गया। धड़ाधड़ मशीनरी फंक्शन में आई। मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। चारों तरफ फोन बजने लगे, घन 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 घन, जहां देखो वहीं। सेंट्रल सेक्रेटरीट थर्रा उठा। मुख्य सुरक्षा अधिकारी और खाने सामा अपना रेजिग्नेशन लेके तैयार हो गए कि मुमताज को जुकाम आ गया है, अब तुम्हारी नौकरी गई। तमाम जांच पड़ताल के बाद पता चला कि 2 नौकरानी जीनत और अमीना 3 दिन से गायब है। खुफिया दौड़ा दिए गए, लाखों लोग खाक छानने लगे। जीनत और अमीना के सारे रिश्तेदारों पर हरकारे दौड़ाए गए। पता चला कि वो हुगली थी, हुगली से मिली नहीं।
स्पेशल कमेटी गठित की गई और भी गहरी जांच की गई। दया को भी बुला लिया गया, सोनी के टीवी वाले। उसने जांच करके बताया कि पुर्तगालियों ने किडनैप कर लिया है। शाहजहां के पास रिपोर्ट पहुंची, शाहजहां ने उसको देखा, उसका तो खून खौल गया कि मेरी बेगम के नाक से गिरने वाले 2 पानी की बूंदें गलत जगह से गिर रही हैं और इसके जिम्मेदार है पुर्तगाली। कासिम अली खां को बुलाया गया और कहा तत्काल हुगली पर अटैक करो। शाही फरमान जारी हुआ और जितने पुर्तगाली सबको मार डालो। कासिम खां अपने घोड़े पर बैठ करके हजारों की सेना लेकर टक 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 टक। जहां जहां पुर्तगाली मिले उनके पेट में घोंप दिया भाला, जो भी मिलता था। जब 25-30 पुर्तगाली मारे गए तो बाकी 18-20 कहे क्यों मार रहे हो, हमारा कसूर क्या है, हमने किया क्या, व्हाट हैपेंड। काइंडली टेल मी व्हाट्स आवर फॉल्ट, व्हाई आर यू किलिंग अस, वी आर जस्ट ट्रेडर्स, वी आर नॉट हियर इन इंडिया टू हार्म एनीवन। कहा कि जीनत और अमीना किथे, कहाँ है, कौन जीनत और अमीना। बस उसके भी पेट में घोंप दिया, कहा ये लो, तू बता भाई। तत्काल जीनत और अमीना को लाया गया। ये गधे ये उनसे भी घर में झाड़ू पोछा लगवा रहे थे। हजारों की संख्या में पुर्तगालियों को मारा गया और जिन्होंने सरेंडर कर दिया, घुटनों पे बल पे बैठ करके सर नीचे जमीन पे सजदा के वेश में आ गए, उनको आगरा लाया गया। और तब जीनत और अमीना ने बताया कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला था। इनको लाख समझाया कि मैं शाहजहां की सेक्रेटरी, उनकी वाइफ की हूँ, मुमताज महल की बांदी हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं। पुर्तगाली कहे सुनते भी हैं तो ये पता नहीं क्या फारसी बोलती है, समझ में नहीं आता। हम लोग पुर्तगाली बोलते हैं, फारसी बोलती है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो गया सर, और कोई बात नहीं थी, हमारे इरादे बुरे नहीं थे। बस थोड़ा सा इससे काम वाम करवा के झाड़ू पोछा लगवा के हम भेजने ही वाले थे पालकी पे बिठा के। नौकरानी से कोई क्या करवाएगा, यही करवाएगा। शाहजहां ने कहा चुप कर, वो बंद रहा। इन सबको बोलो, आदेश दिया उसने कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या तो मौत स्वीकार कर लो। सारे लोग फटाफट फॉल इन हो गए। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जल्ले जलालहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फटाफट इस्लाम स्वीकार कर लिया, मरता क्या न करता। दो चार उसमें भी स्वाभिमानी थे, मेरी जीसस, ओ गॉड, what the hell they are doing with us, no, you can kill me but you cannot change my determination। शाहजहां ने कहा इसको जेल में डालो और घोर यातनाएं देकर इनको मार डालो, और उनके साथ ऐसा ही किया गया। ये लिखता है अब्दुल हमीद लाहौरी इस किताब में। ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ये मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, नो 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 नो, वर्ड्स सिर्फ मेरे होंगे। घटनाएं इनकी हैं। ये ट्रांसलेशन उसका है, अब्दुल हमीद लाहौरी का किताब है। क्या, कौन सी किताब लिखी थी उसने, बादशाहनामा। हम्म।
तो एक तो ये घटना घटी। तो पुर्तगालियों को घुटनों पे ला दिया गया। एक और घटना घटी, इसके थोड़ा पहले ही घटी थी, 1630 में। तीन जगहों पर अकाल पड़ गया। कहाँ कहाँ? गुजरात, खानदेश और दक्कन में। और अकाल के साथ प्लेग भी फैल गया। हजारों लोग मारे गए। और इसका इतना बीभत्स वर्णन करते हैं, खासकर अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी। पीटर मुंडी लिखता है कि दक्कन में ही था, आंखों देखी थी अकाल कि राजपथों पर शव बिखरे पड़े हुए हैं, इनसे दुर्गंध निकलती है, लोग पूरी तरह से नंगे हैं, शव की एड़ियां पकड़ पकड़ कर खींचते थे और नगर के दरवाजों पर उन्हें छोड़ आते थे, जिनसे रास्ते रुक गए। अब्दुल हमीद लाहौरी भी लिखता है कि अंत में गरीबी इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि मनुष्यों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। एक पुत्र के प्रेम की अपेक्षा उसका मांस अधिक प्रिय समझा जाने लगा था। मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि सड़कों पर चलने की जगह नहीं थी, सड़कों पर आवागमन रुक गया और मनुष्य जिनकी यातनाएं मृत के रूप में परिणत नहीं हुई थी और जिनमें चलने फिरने की शक्ति विद्यमान थी, वे भटकते हुए अन्य देशों के गांव और कस्बों में चले गए। वे प्रदेश जो कभी उपज और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, अब उपजहीन हो गए। तो यहाँ पे शाहजहां का एक चैरिटेबल परफॉर्मेंस दिखता है कि बुरहानपुर, अहमदाबाद और कुछ स्थानों पर इसने लंगर खुलवाया और शायद पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसने 70 लाख का लगान माफ कर दिया। ये जो 70 लाख का लगान था, ये पूरे साम्राज्य के भू राजस्व का 11वां हिस्सा था। वेरी गुड। परित्री हो ना तुम, त्र्यंबक के नाम से? अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के चैरिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा है। ओके, थैंक यू। ये पुर्तगालियों का बंदरगाह है। ये एक्चुअली पीटर मुंडी की किताब है, लाहौरी की नहीं है। ये सब मुगल पेंटिंग्स हैं शाहजहां की। और ये खुर्रम को जहांगीर अपने गले लगा रहा है, ऊपर यहाँ देख सकते हैं आप। ये मुगल पेंटिंग है। खुर्रम जब दक्षिण भारत जीत के लौटा था और नीचे ये दरबारी दुआएं कर रहे हैं। इसके जीवन काल की अगली घटना है शाहजहां की दूसरी और सबसे प्रिय पत्नी थी मुमताज महल, और इसी के पास चिपका रहता था। इसको अपनी पटरानी बड़ी सुंदर भी थी,
और पटरानी के लिए एक विशेष उपाधि मुगल रखते थे, मलिका ए जमानी। यानी जमाने की मलिका। और नूरजहां की तरह इन्होंने भी अपनी शाही मुहर इसके हाथों में दे दी थी। 14 बच्चे पैदा किए इसके साथ। और 7 तो बचपन में ही मर गए। बाकी 4 लड़के थे और 3 लड़कियां। सबसे बड़ा है दारा सिको। उसके बाद है शाह शुजा। फिर औरंगजेब। मुराद बख्श। और 3 लड़कियां जहांरा। रोशन आरा। और गोहन आरा। इन तीनों की शादी इसलिए नहीं हुई थी कि इतने जहीन और अमीर और रसूख वाले मर्द नहीं थे पूरी दुनिया में। मैं भी नहीं था, इसलिए इन तीनों की शादी नहीं हुई। क्योंकि एक परंपरा थी मुगलों में कि ऊंचे से शादी करनी है ना, अपने से श्रेष्ठ से शादी करनी है। अभी भी कहीं शादी ब्याह होता है तो हाँ, पिट्टिया डूरा थी, बिल्कुल थी। लेकिन वो बाहर, भारत में नहीं ना, भारत के बाहर। ये बच्चों के साथ मुगल पेंटिंग है जहांगीर की। ये जो बैठे हैं ये दारा शिको हैं। ये औरंगजेब है, मुराद है, काम बख्श। और ये है इनके पापा। नहीं, मैं मुगलों से विवाह नहीं करता, लेकिन ये बात तो नहीं होती ना कि कोई लड़का था ही नहीं योग्य। इतिहास इस कलंक से बच जाता। इनसे शादी कौन करेगा? अपने बाप को जेल में बंद किया, अपने भाई को मारा, जिंदगी भर मरते कटते रहे। हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग दाल रोटी खाते हैं, खुश रहते हैं, और अपने परिवार से इतना लगाव है कि जब मौत आएगी तो मौत को गले खुद लगाएंगे। जिंदगी के लिए किसी को मारेंगे नहीं, खुद जान देना बेहतर समझेंगे। क्योंकि जिंदगी की इतनी वैल्यू हमारे लिए नहीं, भोग की इतनी वैल्यू नहीं है, प्रेम की वैल्यू है, भावनाओं की वैल्यू है। हम तो, हमें मुगल बादशाह बना दो तो उसमें भी हमको डाउट है कि हम सोचेंगे कि बने कि ना बने। दैट इज नॉट अचीवमेंट फॉर मी। क्योंकि वो पाप की गठरी पे बैठेगा कौन? और 1000 बेवकूफ चार तस्लीम कर लेंगे तो मुझसे क्या हो जाएगा? 1000 लोग मुंह के आगे तारीफें करेंगे, वाह 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 वाह, जहनशीन जहनशीन, ऐसे करके खड़े रहेंगे। कौन से सुरखाब के पर?
लग जाएंगे। भीतर तो मैं जानता ही हूं मैं क्या हूं। मूल्य, पद और प्रतिष्ठा और धन और कामना पूर्ति का नहीं है। मूल्य है कि आपका जीवन कितना गहरा है। और गहराई धन दौलत से नहीं आती। धन दौलत से तो उथलापन आता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। जो बुद्ध पुरुष हैं उन्होंने छोड़ा है, पकड़ा नहीं। और इसीलिए एक सूत्र है ना, अपरिग्रह। अपरिग्रह ये आवश्यक अंग है जीवन का। अपरिग्रह यानी कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। क्योंकि अगर आप इकट्ठा कर रहे हो तो हक मार रहे हो दूसरों का, किसी के हिस्से का ले रहे हो। इसलिए सारे संतों ने इस पे बहुत जोर दिया। बुद्ध ने, महावीर ने, सूफियों ने भी दिया। अपरिग्रह। जैसे ही इकट्ठा करना शुरू किए, अनीति का प्रवेश हुआ। अनावश्यक धन इकट्ठा शुरू किए तो पुत्र, परिवार सब बिगड़ जाए। अभी मुगल बादशाह होते हुए भी कितने मूर्ख थे वो। मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। हिस्ट्री की बेस्ट बुक मैं लिख रहा हूं, अभी लिखी नहीं गई। 2-3 महीने में आ जाएगी। डेली में क्लास के बाद 2 घंटे वही करता हूँ। खैर, इतने पुत्रों को पैदा करने के बाद प्रसव पीड़ा से 7 जून 1631 को मुमताज महल की मृत्यु हुई। तो मित्रा, मुझे पुरानी वाली बुक को टाइम ही नहीं मिला मैं उसको ठीक करूं। क्या बासी पैसा। अनअकैडमी से ही मिल गया। मनी संचय नहीं, जरूरत भर की है। कार की किस्त है, लोन पे कार है, रेंट पे रहता हूँ, बच्चों की फीस वीस हो जाए। जितना संचय है उससे ज्यादा तो कर्ज है मेरे ऊपर। पैसा ज्यादा होने से जीवन ज्यादा थोड़ी ना हो जाता है। खैर, 1631 को इसकी मृत्यु हो गई। अब इसका इतना भयंकर अफसोस था कि मैंने इतने बच्चे पैदा किए, बेचारी मर गई। एक ही औरत से 14-14 बच्चे पैदा करोगे। पहले तो बच्चे मर मर के बताते रहे कि बस पापा बस। पापा माने नहीं। अब मम्मी भी गई। साउथ में था, बुरहानपुर के बगीचे में दफना दिया। बाद में इसको बड़ा रिग्रेट फील हुआ कि मैंने गलत काम कर दिया। फैमिली प्लानिंग नहीं की। और एक सपूत को छोड़ के बाकी सारे कपूत पैदा किए। तो बाद में पता चला कपूत पैदा हुआ। तो उस रिग्रेट में इसने ताजमहल बनवाया कि चलो तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे, हम दर्द गमों का पी लेंगे।
नहीं, धन को नहीं छोड़ना है, धन के ऊपर जो पकड़ है वो छोड़नी। संसार को नहीं छोड़ना, संसार के प्रति जो वासना है वो छोड़नी। भोजन नहीं छोड़ना है, भोजन के प्रति जो लिप्सा है वो छोड़नी। धन तो एक साधन है। हाँ, ताजमहल इसने बनाया था कि एक्सपेरिमेंटल कनेक्शन के लिए, सूफियों का एक मेथड था कि यू कैन कनेक्ट विथ योर वाइफ आफ्टर, आफ्टर डेथ, थ्रू दिस मेथड। तो फिरदौस जो जन्नत का नक्शा है, उसी तरह का ये जो कुरान में दिया गया है, उसी तरह की बिल्डिंग धरती पे बना। तो इसने कनेक्टिविटी भी ली थी, वहां से कनेक्शन बनाया था, और जीवन के अंतिम समय तक ये ताजमहल को ही देखता रहता था। भोजन के प्रति लिप्सा यानी लोभ। पिज्जा खा लें, बर्गर खा लें, गबर गबर खा के पेट भर ले, बीमार पड़ जाए। कुछ लोग तो भोजन भट्ट होते हैं, भोजन के लोभी बड़े होते हैं। स्वाद से ही मतलब है, पोषण से मतलब ही नहीं। एक हमारे मित्र हैं सरदार जी, उनके पास पूरी लिस्ट है, बड़े अमीर आदमी हैं। किस शहर में क्या चीज स्वादिष्ट मिलती है, उनके पास पूरी लिस्ट है। बनारस में चले जाओ तो उनकी चाट, उनका डोसा, उनकी लस्सी, उनका पान, पूरा उन्होंने डायरी मेंटेन किया हुआ। हम भी एक बार उनके साथ चले गए थे कहीं, और उनका एक ही काम था, गाड़ी घुमा घुमा के इस रेस्टोरेंट उस रेस्टोरेंट, यहाँ खाना वहां खाना। मैं तो पागल हूँ। मैंने कहा आपसे हमारी दोस्ती अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्षमा कीजिएगा, आप तो भोजन भट्ट हैं। उन्होंने कहा कि आपको तो, आपसे तो हमारी भी नहीं चल पाएगी, आप तो कुछ खाते ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब, भोजन करता हूं आवश्यकता के अनुसार, तो हमारे शरीर को जरूरी है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जीव। आप कितना मीनू लेकर के घूम नहीं रहा हूं पूरे शहर में। नहीं नहीं, लिस्ट मैंने रखा ही नहीं है। अब किसी की पर्सनल लिस्ट में आपको शेयर कर दो तो धोखा होगा। खैर, शाहजहां ने इस ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां के काल की घटनाओं के संदर्भ में इन कथनों में क्या सत्य है? शाहजहां ने पुर्तगालियों को इस्लाम अपनाने को बाध्य किया। पीटर मुंडी ने शाहजहां के समय के अकाल का वर्णन किया है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अकाल सहायता का विवरण दिया है। मुमताज शाहजहां की दूसरी पत्नी थी। मेरे फोन नंबर के लिए मतलब?
अब अगला एपिसोड है शाहजहां के सैनिक अभियान। दे दो भाई कोई, तुम वही भी नीता नहीं हो, वो नहीं, वो नहीं होती। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है जब आप स्पेशल क्लास या कोई भी क्लास खोलते हैं तो मेरी फोटो के पास मेल आईडी और मेरा फोन नंबर शो होता है ना। मुझे तो होता है, मैंने देखा है। आप सभी को भी होता है? अच्छा, नहीं मेरा होता है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके, सबका अपना होता होगा। शाहजहां की सैन्य गतिविधियों का मुख्य केंद्र था दक्कन और मध्य एशिया। सबसे पहले 1635 ईस्वी में इन्होंने छोटा तिब्बत पर अभियान किया और जफर खान नाम के इनके सैनिक ने इस पर अधिकार किया, क्योंकि भारत में कुछ ज्यादा बचा भी नहीं था अधिकार करने को। दूसरा इनका है असम। असम के साथ इनका संघर्ष तो खूब चला, लेकिन अंत में दोनों समझौता हो गया। यूट्यूब चैनल का लिंक सच मेरा कोई नहीं है, मेरा है लेकिन उसमें मैं दूसरी वीडियोस थोड़ी ही डाल पाया हूँ। अनअकैडमी पर ही मैं पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी में मेरा यूट्यूब, अनअकैडमी के थ्रू ही पढ़ाता हूँ। बिहार में बक्सर के पास एक छोटा सा राज्य था जो मुगलों से बाहर था, और यहाँ के थे राजा प्रताप। और इस राज्य का नाम था उज्जैनिया। राजा प्रताप को हरा करके इन्होंने इस पर भी अधिकार कर लिया। असम से समझौता हो गया। 1635 में छोटा तिब्बत पर इन्होंने अधिकार किया। यही बिहार में ही एक और रतनपुर है, जमींदार लक्ष्मण सिंह से इन्होंने संधि कर ली। और छोटा नागपुर के पास ही बिहार में एक जगह है पलमाऊ। नहीं विमल, मेरा नाम डालो डॉक्टर अमित कुमार सिंह हिस्ट्री अनअकैडमी, तो आएगा। सीक्वेंस में तो है ही नहीं, सीक्वेंस की जरूरत क्या है, कभी मुगल पे कभी सल्तनत पे। तो पलमाऊ का है राजा प्रताप, ये हार गया। नोटिफिकेशन तो सीता, तुम पहले तो मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं इसमें कर लो एनरोल, तो मिलते रहेंगे। हाँ, वर्तमान में झारखंड में, छोटा नागपुर झारखंड में ही है। एक्चुअली पलमाऊ का एग्जैक्ट लोकेशन ये है मैप पे। और ये दक्कन का, मालवा का है। भगीरथ नाम का भील था, इसने विद्रोह किया मालवा में 1632 ईस्वी में और इसका दमन किया गया।
साथ ही साथ उत्तराखंड में 2 जगह है, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं। दो अभियानों पे इस पे आधिपत्य कर लिया। दक्षिण में मैंने बताया अहमदनगर, और फाइनली 17 जून 1635 को निजामशाही खत्म करके दक्षिण भारत को, अहमदनगर को खासकर, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब एक ही दक्षिण भारत में रह गया था, बीजापुर। बीजापुर के राजा आदिल शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। 26 मई 1636 ईस्वी को गोलकुंडा ने भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा दक्षिण भारत मुगलों के अधीन आ गया। औरंगजेब को बहुत लाइक नहीं करता था शाहजहां, तो दक्षिण भारत का टेंशन उसने औरंगजेब को ही दे दिया कि जाके वहीं मरो कटो। 1636 ईस्वी में औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया और दक्षिण में मुगल क्षेत्र को 4 प्रांतों में बांटा गया। खानदेश राजधानी बुरहानपुर, बरार राजधानी इलिशपुर, तेलंगाना राजधानी नंदन और दौलताबाद की राजधानी दौलताबाद। इस तरह से बगलाना के छोटे से राज्य को औरंगजेब जीतता है, लेकिन जहां आरा पता नहीं कैसे जल जाती है बुरी तरह से, तो औरंगजेब को आगरा आना पड़ता है। अब दारा शिकोह औरंगजेब को बार बार दूर करने के लिए शाहजहां के कान भरता रहता है कि दक्षिण में वो हिंदुओं और शिवाओं को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो औरंगजेब की दक्षिण सूबेदारी समाप्त कर दी जाती है, लेकिन जहां आरा ने फिर से सोर्स लगाया 1644 ईस्वी में, औरंगजेब को गुजरात की सूबेदारी दे दी जाती है। तो आज का एपिसोड औरंगजेब की दूसरी सूबेदारी फिर 1652 ईस्वी में दूसरी बार दक्कन का सूबेदार बना और आर्थिक सुधार किए। मुर्शीद कुली खां की सेवाएं ली और जिसने टोडरमल और मलिकंबर की भू राजस्व व्यवस्था को दक्कन में लागू किया। 1656 में गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लेता है। 1657 में बीजापुर पर अधिकार कर लेता है, संधि करता है। इस तरह से जो बाद में स्वतंत्र हो गए थे औरंगजेब के उत्तर भारत लौटने के बाद, बीजापुर और गोलकुंडा ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो ये थी आज की आपकी क्लास। इसके आगे का एपिसोड हम कल करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक एपिसोड समझ में आया होगा और मिलते हैं 9 बजे वाली पेपर 1 की क्लास में। पेपर 1 को इग्नोर ना करें क्योंकि आपकी असफलता का कारण वही बनेगा, तो उसको असफलता कारण ना रहने दें। तो इसके साथ इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को बाय बाय।